अनदर वीडियो और आपका आज वीडियो स्वागत और है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है आज सबकी आंखें खुल जाएंगी अवध ओझा सर ऑन इंडिया एंड पॉलिटिक्स। ओके तो वीडियो जो है वो लंबी है काफी, इसलिए हम इसको जो है वो 2-3 वीडियोस में देखेंगे। हाँ। तो बनिए रहिएगा हमारे साथ और आज देखते हैं हम फर्स्ट पार्ट। लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर को फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलग में लोग चैनल का लिंक को इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। आजियो प्रेजेंट्स टीआरएस में फिर से आपका स्वागत है दोस्तों। इस वाले पॉडकास्ट की हाइप बहुत टाइम से बिल्ड हो रही है, यूट्यूब शॉर्ट्स की वजह से, रील्स की वजह से। आज अवध ओझा सर हमारे साथ एक लॉन्ग फॉर्म कॉन्वर्सेशन करेंगे। जो लोग अवध ओझा सर को नहीं जानते, ये एक यूपीएससी के कोच है। यूपीएससी सर्कल्स में लोग इनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं, इनकी नॉलेज की वजह से, इनकी विड्थ ऑफ नॉलेज की वजह से। यानी कि अलग अलग टॉपिक्स के बारे में इस इंसान को बहुत कुछ पता है। आज के पॉडकास्ट में हमने देश की बात करी, फ्यूचर की बात करी, जियोपॉलिटिक्स की बात करी और कुछ ऐसी चीज़ों की बात करी जो आई एम श्योर कि आप पहली बार लाइफ में सुनेंगे इस एपिसोड पर। अवध ओझा सर इज समवन हु हैज अचीव्ड इट इन स्टाइल। जिंदगी भर बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सिखाया है और आज इनके साथ हम भी सीखेंगे दोस्तों टीआरएस पर। आज की स्टाइलिंग हुई है आजियो की वजह से। अगर आपको भी ऐसे ही फैशनेबल दिखना है तो आजियो आप डाउनलोड कीजिए और तुरंत अपनी स्टाइलिंग स्टार्ट कीजिए। ये है अवध ओझा सर ऑन आजियो प्रेजेंट्स द रणवीर शो। अवध ओझा सर, पहले से ही मैं ये कह रहा हूँ 5 मिलियन व्यूज के लिए थैंक यू। कैसे हो सर? बढ़िया, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है आपके सामने बैठकर भी। आप कैसे? मैं बहुत अच्छा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये एक यंग आदमी इतना डायनेमिक है। ये आपको कैसे पता चला? उन्होंने बहुत कम बात करी है। नहीं, आदमी का चेहरा उसका आईना है। वट एवर इज गोन इट्स अ मिरर। मतलब यहाँ एक स्क्रीन है, उसका रिफ्लेक्शन यहाँ होता है। ओके क्योंकि आप एक कोच हो सर, आई फील कि एक अच्छा कोच होने के लिए आपको एक लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट होने की ज़रूरत होती है। डेफिनेटली। ओके तो अब आप क्या पढ़ रहे हो? आप एज अ स्टूडेंट क्या पढ़ रहे हो? अभी आजकल मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, राम राज्य। ओके इट इज़ रिटन बाय आशुतोष राणा। वो मतलब एक्टर आशुतोष राणा। हाँ, यस। और मतलब वंडरफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ रामा, हिज कैरेक्टर एंड ऑल। बहुत अच्छा। तो आजकल मेरा टॉपिक है राम, श्री कृष्ण की, मतलब इनसे कुछ निकाला जाए बाहर, इनकी कुछ रेलेवेंसी क्रिएट की जाए। वो हमेशा रहेंगे रेलेवेंट, तो मेरा टॉपिक ही यही है आजकल, श्री कृष्ण, प्रभु राम वगैरह वगैरह। आजकल क्यों? आजकल इसलिए क्योंकि मैं काफ़ी फ्री फील कर रहा हूँ, शोज़ करता रहता हूँ, पढ़ाना थोड़ा सा कम हो गया है, तो लाइफ लग रहा है कि डाइवर्ट हो रही है। ओके अभी तक मैं कोच था यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए, अब धीरे धीरे मैं सोशल वर्कर ज़्यादा होता जा रहा हूँ कि मेडिटेशन पे काम करना है, प्रमोशन पे काम करना है, तो कुछ अलग ही दिशा में काम चल रहा है। ज़्यादा आध्यात्मिक पढ़ाई चल रही है आपकी? ज़्यादा आध्यात्मिक पढ़ाई चल रही, वो पहले होनी चाहिए थी क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं वो अध्यात्म का देश ही है। भारत मीन्स नॉलेज। लेकिन शायद मकाले के प्रभाव में ज़्यादा दिन तक रहे कि कुछ नहीं होता, बाबा कुछ नहीं होते, संत कुछ नहीं होता, ये सब ढकोसलेबाजी है। लेकिन शायद कुछ किस्मत अच्छी थी कि आँख जल्दी खुल गई। कैसे खुली आँख? जब आप बार बार मेहनत करके हारते हो तो एक बात एक जिंदा दिमाग को हमेशा हॉन्ट करती कि क्यों। जो लोग मेहनत नहीं करते उन्हें हॉन्ट नहीं करती। जो भाग्य के सहारे रहते हैं, बड़ा अच्छा है ऐसा जीवन, भाग्य के सहारे रहना। उसमें 2 बातें होती है। एक तो आपको लगता है कि मेरी कोई गलती ही नहीं, तो जहाँ गलती नहीं वहाँ इंट्रोस्पेक्शन नहीं। तो मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ उन लोगों को जो भाग्य के सहारे रहते हैं। उनके जीवन से जो लेबर वर्ड है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन विवेकानंद कहते हैं कि आप अपने भाग्य के निर्माता हो, और शुरू से मैं उनके इन्फ्लुएंस में रहा हूँ, उनकी बड़ी सारी किताबें पढ़ी।
तो मुझे लगता था कुछ तो गलत हो रहा है। बस वहीं उसी गलती ने इंट्रोस्पेक्शन की शुरुआत की, और उसी इंट्रोस्पेक्शन का परिणाम है कि आज मैं यहाँ हूँ, स्पेशली अध्यात्म के रास्ते में। आपकी गलती ये थी कि आप मटेरियल ग्रोथ पर फोकस कर रहे थे। मटेरियल ग्रोथ पे फोकस कर रहे थे, और मैं अपने आप को नहीं देख पा रहा था। इस जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट है खुद को देखना। मैं अपना छोड़ के सबको देख रहा था। ओके। ये लड़का IAS बन रहा है, ये बिजनेसमैन बन गया, इसके पास 500 करोड़ आ गया, इसने मर्सिडीज खरीद ली। तो वो जो मेरा अटेंशन दूसरों पे रहा लगातार, उससे मुझे लगता था कि यार मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। मैं आउट ऑफ फोकस हो गया था। अब कभी की बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ आज से करीब 15 साल पहले की। जब मेरे अटेम्प्ट्स ख़त्म हुए UPSC के, वहाँ से मुझे लगा कि नहीं, इतना मेहनत करने के बाद अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है। आप ये मानते हो कि भगवान आपके मेहनत को रजिस्टर करते हैं, चाहे आपको उस मेहनत से रिजल्ट्स ना मिले, पर भगवान हमेशा वो रिजल्ट्स आपके हाथों में डाल देगा, शायद थोड़े टाइम बाद, पर मेहनत रजिस्टर होती है, तो शायद उस मेहनत का फल आपको आज मिल रहा है। डेफिनेटली मेहनत कभी, श्रम कभी खाली नहीं जाता, कभी नहीं जाता। वो जैसे मैं ये बात यहाँ से कहना चाहूँगा रणवीर शो से, कि जितने भी लोग इस दुनिया में मेहनत करते हैं उन्हें निराश कभी नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप जिम लगातार जा रहे हैं तो बॉडी तो बनी रही है, भले आप मिस्टर यूनिवर्स ना बन पाए, पर शरीर में कुछ ना कुछ तो चेंज हो ही रहा है। तो मेहनत दुनिया में एक ऐसी चीज़ है जो खाली नहीं जाती। जब हमने पॉडकास्ट की शुरुआत की थी 2019 में, हमारा गोल ये था कि सक्सेसफुल इंसानों के दिमाग को एक्सट्रैक्ट करके उनके बेस्ट बिट्स दुनिया के सामने हमें पेश करना था। ठीक है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट ओरिएंटेड पॉडकास्ट था हमारा। पहले 2 साल के लिए सेल्फ इम्प्रूवमेंट का कंटेंट चला, और फिर ऑडियंस के प्रेफरेंसेस बदल गए, क्योंकि आई फील कि यूट्यूब पर सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंटेंट फिर सैचुरेट हो गया। हर कोई बेसिकली ज्ञान दे रहा था कि ये करो, वो करो, ये मत करो, मैं ये करता हूँ, ऐसे हैबिट्स होने चाहिए, ऐसे आपको सोना चाहिए। और आज किसी को सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंटेंट चाहिए नहीं चाहिए। शायद स्पिरिचुअल सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंटेंट लोगों को चाहिए, क्योंकि वो सब्जेक्ट ही बहुत ज़्यादा गहरा है। बिल्कुल। पर मोस्टली लोगों को आज के ज़माने में नॉलेज चाहिए, ज़बरदस्त नॉलेज चाहिए, डीप नॉलेज चाहिए, और फ्यूचर के बारे में लोगों को ज़्यादा जानना है, क्योंकि हर किसी को पता है कि अगले 10 साल भारत के होने वाले हैं। हाँ, करेक्ट। बट ऑनेस्टली इसी सेंटेंस को एक कठोर तरीके से देखा जाए, मेरे अकॉर्डिंग ये बोलने की बात है, अनलेस आप एक गेम प्लान बनाओ खुद के लिए। तो अगले 10 सालों में एग्जैक्टली गेम प्लान क्या होगा? दुनिया भर में टेक का प्रोग्रेस हो रहा है, AI का प्रोग्रेस हो रहा है, बहुत सारी कंपनीज बन रही है। आई फील कि भारतीयों को एक गेम प्लान चाहिए। तो आपके अकॉर्डिंग वो गेम प्लान होना क्या चाहिए? और स्पेसिफिकली ट्राई एड्रेसिंग UPSC एस्पिरेंट्स। सर, UPSC का भी फ्यूचर थोड़ा समझा दीजिए, मतलब फ्यूचर क्या होने वाला है? फ्यूचर को इम्प्रूव करने का सबसे प्यारा तरीका है पास्ट की एनालिसिस और प्रेजेंट में वर्क। मतलब हम जब पढ़ते हैं UPSC में भी, तो हम करते क्या है कि 1950 का भारत क्या था, फिर 1991 का क्या हुआ, 2023 में क्या है, और 47 में क्या होगा। ये हमारा चार्ट होता है कि 1950 का भारत क्या था, प्राइमरी सेक्टर क्या थी, एग्रीकल्चर क्या था, इंडस्ट्री क्या थी, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, बैंकिंग कैसी थी। तो हमें उसका एक आउटलाइन चार्ट बनाते हैं जी। फिर वहाँ से हमने जर्नी शुरू किया। फिर जब हमने वहाँ से जर्नी शुरू किया तो हम पहुँचे 91 तक, जहाँ एक नया दौर शुरू हुआ, लिबरलाइजेशन, LPG, बुलेट और बजाज सुपर मिलकर बन गई एक्टिवा। अब औरत और आदमी दोनों काम पे जाने लगे। फिर क्या हुआ, 91 से एक नए भारत की शुरुआत हुई, शाइनिंग इंडिया, मेरा भारत महान, इंडिया इज़ ग्रेट। फिर बीच में कई सारे अप्स एंड डाउन्स हुए और हम पहुंचे 2023 में। तो एक चार्ट अब हम बनाएंगे नीचे कि अब प्राइमरी सेक्टर, अब इंडस्ट्री, अब बैंकिंग, अब इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये 3 चार्ट हमारे पास हैं और हमें एक डॉट क्रिएट करना है 47 का, 2047 इंडिया इन 2047 एज अ
वर्ल्ड पावर इफ नॉट सुपर पावर. वी आर ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड इन द वर्ल्ड कि भाई आप कुछ तो हो. वो दुनिया हमें मानती है कि साहब आप कुछ तो हो, आपने प्रोग्रेस किया, आपने डेवलप किया. ऐसे ही हर आदमी को दिस इज द बेस्ट वे. पास्ट की एनालिसिस, पास्ट पर रिपेंटेशन नहीं, मतलब विक्टिम मेंटालिटी आपको छोड़ देगी. एकदम छोड़नी है आपको. पास्ट की रिपेंटेशन और पास्ट का ग्लोरिफिकेशन. हमारे बाबा हाथी पे चलते थे. अरे भैया तुम साइकिल पे चल रहे हो तो तुम प्रेजेंट में रहो. बाबा तो चलते ही थे. तो पास्ट की एनालिसिस, प्रेजेंट का प्रायोरिटी एंड प्लानिंग, ये जो 2 P हैं लाइफ में, ये इतने इंपॉर्टेंट हैं. जैसे मैं देखता हूं कि 22 साल का लड़का आमतौर पर तैयारी करने आता है. अब 22 साल का लड़के का जो सेंसस लेवल है बहुत स्ट्रांग है. अब वो लड़की देखेगा तो अट्रैक्शन तो हो गई. अब वो ऑडी देखेगा तो अट्रैक्शन हो गई. उस अट्रैक्शन में उसके दूसरी तरफ जब वो देखता है तो उसका जीवन. अब 90% लड़के क्या होते हैं, युवा. हो सकता है हम भी कभी ना कभी इसके थोड़ा बहुत शिकार तो थे ही, बोले भले ना. तो होता क्या है कि हम उनको इंटरमिक्स कर देते हैं. गर्लफ्रेंड बना ली, तैयारी भी शुरू कर दी. वहां पर उस लड़के को क्या करना चाहिए, एक प्रायोरिटी सेट करनी चाहिए कि यार पहला क्या करेंगे. पहला ऐसा कौन सी चीज़, जैसे एक यहीं पे एग्जांपल दे रहा हूं. 1940s में 3 देश पैदा हुए, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना. और तीनों ने अपनी अपनी प्रायोरिटी सेट की और तीनों की एक जैसी कंडीशन. आज चाइना वर्ल्ड पावर के रेस में है क्योंकि उसने पहली प्रायोरिटी सेट की थी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट. प्लान किया था पैसा कमाना है. मेड इन चाइना होना चाहिए. मेड इन ब्रिटेन, मेड इन इंग्लैंड, मेड इन अमेरिका को रिप्लेस करके मेड इन चाइना बनाना है. बनाया उन्होंने. आज एप्पल को अगर कोई टक्कर देता है तो OnePlus. पर ऐसा कोई चीज पाकिस्तान में है नहीं है. दे आर नॉट अ इकोनॉमिक पावर. इंडिया OnePlus नहीं बना पाई, लावा बनाई. अब 3 प्रोडक्ट से 3 कंपनियों, 3 देशों की स्थिति पता चलती है. अगर मैं औकात शब्द ना यूज करूं तो स्थिति पता चलती है. एक एप्पल एक तरफ रख दे सामने, एक OnePlus रख दे, एक लावा रख दे, तो हमें इस लावा को OnePlus के स्टेज पे ले जाना है और फिर एप्पल. तो जो इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो जाएगा वो पॉलिटिकली स्ट्रांग हो जाएगा. जो इकोनॉमिकली पॉलिटिकली स्ट्रांग हो जाएगा वो मिलिटरीली स्ट्रांग हो जाएगा. ये जियोपॉलिटिक्स का बेसिक लॉजिक होता है. एग्जैक्टली. मतलब जैसे देश में पॉलिटिक्स होता है वैसे ही इंटरनेशनल स्टेज पर जियोपॉलिटिक्स होता है. और वैसे ही व्यक्ति का जीवन भी होता है. ऐसे ही व्यक्ति का जीवन भी होता है. जैसे वर्ल्ड वॉर होता है, ऐसे तो गैंग वॉर होती है. व्हाट इज अ गैंग वॉर? अगर हम मुंबई में रहें तो मुंबई इज अ कमर्शियल सेंटर, बिजनेस सेंटर है. तो कौन से बिजनेस से किसको कितना पैसा लेना है, रियल एस्टेट से कौन लेगा और ट्रेड से कौन लेगा, कौन और प्रोटेक्शन देगा. तो ये जो चीज़ इंटरनेशनल लेवल पे है वो नेशनल लेवल पे है, वो पर्सनल लेवल पे है. तो जिसने भी, अब मैं आ रहा हूँ मेन पॉइंट पे, ये है एजुकेशन का रोल. इस देश को महान बनने के लिए सबसे पहले एक अप्लाइड एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट करना पड़ेगा. अप्लाइड मतलब क्या? मतलब कि अगर हम वर्ल्ड वॉर समझ रहे हैं, किताब में पढ़ रहे हैं, तो हम मुंबई की गैंग वॉर को भी समझ रहे हैं. ओके. कि अमेरिका और चाइना की लड़ाई इकोनॉमी की है, पर्सनल नहीं है. मतलब जो भी चीज़ें दुनिया में हो रही है पहले उन चीज़ों के बारे में जानना और फिर उन चीज़ों के नीचे जो वजह है उस वजह को जानना और फिर अपने आप को देखना. जैसे चाइना इकोनॉमिक पावर बना और फिर पॉलिटिकल पावर है दुनिया में, ऐसे किसी व्यक्ति को अगर अपनी वजूद को बनाना है, बढ़ाना है, तो वो चाइना से सीख सकता है. चाइना इन 2023. ओके. बहुत अजीब सवाल पूछूंगा अभी. ओके. ये मैं एक पर्सनल सवाल पूछ रहा हूँ आपसे. मेरा खुद का इंटरेस्ट जियोपॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा है. मैं सीखने की कोशिश करता हूँ पॉडकास्ट के थ्रू. नेशनल पॉलिटिक्स में मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है. एंड आई फील कि इस स्थिति से मुझे बहुत फ़ायदे मिले कि मैं नेशनल पॉलिटिक्स बहुत सर्फेस लेवल पर फॉलो कर. मुझे बस पता है कि क्या हो रहा है, मैं
क्यों तक जाने की कोशिश भी नहीं करता हूँ। मैं पूरी गेम को जियोपॉलिटिकल नज़रिए से देख रहा हूँ। तो क्या मैं गलत कर रहा हूँ आपके अकॉर्डिंग? नहीं ना, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। आप ये मानते हो कि ये सही? हाँ हाँ। नेशनल या स्टेट पॉलिटिक्स क्यों फॉलो करना चाहिए या क्यों नहीं फॉलो करना चाहिए, ये बता दीजिए। नहीं, पॉलिटिक्स फॉलो ही करना चाहिए। प्री मॉडर्न वर्ल्ड में मोनार्की थी। मोनार्की में राजा भगवान का रिप्रेजेंटेटिव होता था। जैसे अशोक है, वो देवानाम पियदसी है, बिलव्ड ऑफ गॉड। प्रजा का भला करना ये धर्म था। वी आर बाउंड बाय लॉ। अकबर जिले इलाही है, लेकिन मोदी जी हमारे जिले जमहूरियत हैं। बात समझ में आई? अशोक वॉज देवानाम पियदसी, बिलव्ड ऑफ गॉड। अकबर वॉज जिले इलाही, शैडो ऑफ अल्लाह। मिस्टर मोदी इज जिले जमहूरियत, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। तो पॉलिटिक्स समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपका जो रिप्रेजेंटेटिव है, चाहे वो स्टेट में है या नेशन में है, वो आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से काम कर रहा है या नहीं। जैसे आज हम भारत को देखें, हमारे भारत के लोग इनोसेंट बहुत हैं, बहुत, मतलब इतने इनोसेंट लोग पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। आप इन्हें बिना तथ्य के कुछ भी समझा सकते हो। बिना ये देश एविडेंशियल नहीं है। जैसे ब्रिटेन का आदमी आपसे एविडेंस मांगेगा, बिना प्रूफ के। ये देश लॉजिकल है। नहीं, बस आप लॉजिकली किसी चीज को प्रूव कर ले आओ, लोग मान लेंगे। तो ये देश बड़ा इनोसेंट है। इसलिए अगर इस देश को महान बनना है तो इस देश के लोगों को पॉलिटिक्स पढ़नी ही पड़ेगी, उसे समझना ही पड़ेगा कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का काम क्या है। उसका सिर्फ पैर नहीं छूना है। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसी इलाके में आता है, पूरा मोहल्ला पैर छूने के लिए भागता है। भैया आपका रिप्रेजेंटेटिव है, रिश्तेदार थोड़ी है। पैर हम किसका छूते हैं? किसी सम्माननीय का, शिक्षक का, गुरु का, संत का। भैया अभी तुम्हारे ऑफिस में डीजीपी साहब आ गए, आप जाओगे पैर छूने, आप उन्हें प्रणाम करो, सर नमस्कार या जय हिंद सर। तो पॉलिटिक्स समझना बहुत जरूरी है। फिर आपने ये क्यों कहा कि अगर आपने जियोपॉलिटिक्स समझ लिया तो नेशनल और स्टेट? नहीं, मैंने ये कहा कि मेरा कहने का मतलब ये था, उस पर मैंने समर्थन दिया था कि जियोपॉलिटिक्स समझना एक पीएचडी करने के बराबर है। ओके। जियोपॉलिटिक्स वो आदमी समझ सकता है जिसकी ज्योग्राफी बहुत अच्छी हो। सिर्फ हिस्ट्री पढ़ने वाला आदमी जियोपॉलिटिक्स कभी नहीं समझ सकता। भाई इजराइल, 99% लोग दुनिया में ये समझते हैं कि इजराइल का जो मसला है वो मुसलमान और यहूदी का मसला है, क्योंकि वो इतनी टेक्निकल जगह है ज्योग्राफिकली। 99% आप किसी से पूछो, हिंदू से पूछो, सिख से पूछो, किसी से कि यार ये इजराइल, अरे बोले भैया वो यहूदी जो है ज़बरदस्ती मुसलमानों की इलाका कब्जा की होगी। किसी को नहीं पता कि ये मसला जितना इतिहास पुराना है उतना ही पुराना ये मसला है। कभी वहाँ रोमन एम्पायर का दबदबा था, क्योंकि जिसका भी वहाँ कब्जा होगा वो पश्चिम और पूरब के ट्रेड पे कब्जा करेगा। फिर बाइजेंटाइन एम्पायर आया, फिर ऑटोमन एम्पायर आया, फिर ब्रिटिश एम्पायर आया, और आज अमेरिकन एम्पायर है। तो अमेरिकन एम्पायर वहाँ सीधे तो बैठ नहीं सकती, तो इजराइल उसका रिप्रेजेंटेटिव है। तो उस ज्योग्राफी को समझना, मेडिटेरेनियन, स्वेज कैनाल, रेड सी, इतनी टेक्निकलिटी कौन सीखे? तो जो आदमी जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है उसका मतलब उसका माइंड बड़ा मैच्योर है, बड़ा समझदार माइंड है, बड़ा डीप नॉलेज रखने की वो फितरत रखता है। तो जो पीएचडी करने की सोचेगा वो क्लास 10th की सिविक्स बुक नहीं पढ़ेगा। हमारा संविधान, हमारी संसद, ऐसे ही तो छोटी छोटी हेडिंग होती है। तो इसलिए मैंने कहा कि बहुत अच्छा यार, जियोपॉलिटिक्स बहुत अच्छी चीज़ है। तो बेसिकली अगर आपने 10th स्टैंडर्ड की पढ़ाई कर लिया तो फर्स्ट स्टैंडर्ड की पढ़ाई क्यों करें? यही लॉजिक। ओके। थोड़ा सा क्या कहूँ, मैं एक रिस्की चीज़ कहूँ, हमारे डेटा के अकॉर्डिंग भारत में आजकल जियोपॉलिटिकल कंटेंट बहुत ज़्यादा चल रहा है। मतलब लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है जियोपॉलिटिक्स में, और व्यूअर्स पूरे इंडिया से आते हैं, ना कि सिर्फ शहरों से। पूरे इंडिया के लोग अभी जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ले रहे हैं। क्या नेशनल पॉलिटिक्स और स्टेट पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट घटेगा आपके अकॉर्डिंग? नहीं, इंडिया का आदमी मजा लेने वाला आदमी है। ओके।
जैसे भैया हमारी तुम्हारी गाड़ी मैरीन ड्राइव पे लड़ गई और हम दोनों झगड़ा करने लगे, तो 500 लोग खड़े होकर देखेंगे। ये इंडिया के लोगों की एक बड़ी अजीब सी बात है। मतलब दुनिया भर में बिग बॉस चाहिए। हाँ, तो मजा ले रहे हैं। और अगर हम दोनों नहीं लड़े, मतलब एक दूसरे को हमने घूसा नहीं मारा, तो पब्लिक बड़ी निराश होगी। मजा ही नहीं आया, टाइम वेस्ट कर दिए। तो ये इंडियन साइकोलॉजी है। जैसे यूक्रेन वॉर चल रहा है, अब किसी को नहीं पता क्यों चल रहा है। इस दुनिया भारत में सिर्फ 1% लोगों को पता चल रहा होगा कि ये वार्म वाटर पॉलिसी का परिणाम है। पीटर द ग्रेट लेकर आया था 17वीं सेंचुरी में। लेकिन देख सब रहे हैं। क्यों? क्योंकि अरे भैया यूक्रेनवा आज पुतिनवा कह रहा था कि न्यूक्लियर मार देंगे। तो जो 4 आदमी बैठे हुए हैं अंधेरी में चाय की दुकान पे, और पूना में यवले चाय वाले के पास बैठे हैं, और इलाहाबाद में पप्पू चाय वाले, इनको कोई वॉर से थोड़ी मतलब है। अच्छा, पहले क्या था? पहले ये वॉर दिखाई नहीं पड़ते थे। लिबरलाइजेशन से पहले सबके घर में टीवियां नहीं थी। अब सबके घर में टीवी है। अब टीवी जिसके पास नहीं भी है, तो एप्पल से लेके लावा तक का फोन तो है ही है। यूट्यूब खोल लेता है वो कि मिसाइल मारा पुतिन ने कहा होगा दुनिया का खात्मा। अरे अरे भैया, तो वो जो इंडियन साइक है, वो जो मोहल्ले के झगड़े में मजा लेती थी, अब वो इंटरनेशनल में मजा ले, उसको बाहर में जाए, उसको कारण नहीं जानना। ऐसा थोड़ी कि इस देश का हर आदमी जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ले रहा, उसको मजा आ रहा है। एक और कठोर चीज़ कहनी है मुझे सर, और प्लीज़ करेक्ट मी, ठीक है, अगर आप अग्री नहीं करो। ओके, हमने इसी के पहले कहा कि अगर हमें भारत को सच में आगे लेकर जाना है, फिर से सोने की चिड़िया बनाना है भारत को, तो फिर हमें पैसे कमाने होंगे। हाँ। पैसे कमाने एंटरप्रेन्योरशिप से, बिजनेस खोलकर। करेक्ट? यहाँ तक अग्री? बिल्कुल। अगर हम जिंदगी भर सिर्फ बिग बॉस देखें और शार्क टैंक नहीं देखें, तो फिर भारत आगे कैसे जाएगा? और ये जो हम कह रहे हैं कि अगले 10 साल भारत के होने वाले, एक बहुत रोमांटिक चीज़ है। और बहुत कम लोग असल में बिजनेस करना चाहते हैं, असल में मेहनत करना चाहते हैं। शायद जो जेन ज़ी है, जेन अल्फा है, मतलब 2005 के बाद जो लोग पैदा हुए, उनसे मुझे होप है। पर मेरे एज के भी, मैं 1993 बॉर्न हूँ, बहुत कम लोग एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोच रहे हैं। बहुत कम लोगों के सपने बहुत ज़्यादा बड़े हैं। बहुत सारे लोगों को देश छोड़ कर जाना है। असलियत क्या है? क्योंकि अच्छी फीलिंग के लिए हम ये कह सकते हैं कि हाँ भारत के अगले 10 साल है, भारत का डेकेड है, पर असलियत क्या है आपके अकॉर्डिंग? असलियत ये है कि इस देश में 2 बातें हैं। एक, आपने अपनी जनरेशन को, इस जैसे सदगुरु हैं, कैसे तैयार किया उन्होंने अपनी बेटी को। मतलब सदगुरु की बेटी इज अ आइडियल फॉर एवरी पेरेंट इन दिस कंट्री। कि हमें सिर्फ परसेंटेज पे नहीं ध्यान देना, पर्सनैलिटी पे ध्यान देना है। ये देश सब कुछ करेगा। ये जो देश है हमारा, ये सब कुछ करेगा। वो क्यों लोग बिग बॉस बैठ के देख रहे हैं? उनको समझ में नहीं आ रहा करें क्या। ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, MBA कर लिया। इस देश की एक मेंटालिटी है नौकरी। जैसे हमारे मोदी जी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत। हम देखते हैं रेड लाइट पे छोटी छोटी चीज़ों को लोग बेचते हैं। एक डॉग मैंने देखा, लोगों को वो डॉग टॉय बेचते हैं जिसका डॉग का सर हिलता रहता है, 100 रुपये में 2। वो भी चाइना से आता है। जो विंड पाइप, वो वाइपर होते हैं छोटे छोटे, इतनी बड़ी बॉटल में वाइपर लगा होता है विंड ग्लासेस साफ करने के लिए, मेड इन चाइना लिखा हुआ उस पर। तो अगर हमारी एजुकेशन सिस्टम, जैसा कि हमारी गवर्नमेंट आजकल कह रही है कि हम स्किल डेवलपमेंट करेंगे और हम लोगों को सेल्फ डिपेंडेंसी की तरफ ले चलेंगे, तो नौकरी करने के बजाय, सबको तो नौकरी मिलेगी नहीं। वैसे भी 1 अरब 50 करोड़ का देश है, सबको कहाँ मिलेगी? मैं कल ही जब मैं मुंबई आ रहा था तो मैं सोच रहा था, मैंने सोचा यार कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए कि लोगों को ये बात लगे कि यार नौकरी मिलने से पहले हमें कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। जैसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, वो कहते हैं कि गरीब बच्चे कैसे पढ़ेंगे, गरीब बच्चे स्कूल में होते हैं, 12th के बाद कोई गरीब नहीं होता। ये सब साइकोलॉजी किसने फैलाई? हमने फैलाई। यूपीएससी में गरीब बच्चे कैसे पढ़ेंगे? भैया जो यूपीएससी की तैयारी करने आ रहा है वो ग्रेजुएशन किया हुआ है ना।
उसने 12th किया होगा या तो कॉमर्स से किया होगा, कॉमर्स का लड़का अकाउंटेंट हो सकता है। अगर उसने साइंस से किया है, साइंस से, तो अगर रणवीर अलाहाबादिया 93 बॉर्न अपना शो चला सकता है यूट्यूब की असेसमेंट की वजह से और एक अच्छा शोमैन है इंडिया में, तो वो जिसने 12th कर लिया, फिजिक्स पढ़ लिया, वो 10th की फिजिक्स नहीं पढ़ा सकता। भाई सेल्फ डिपेंडेंट होना है तो कुछ क्रिएटिव करना है। आप एक 1000 रुपए का बोर्ड लगा लो, जिस फोन पर आप पढ़ते हो उसी फोन से रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दो और कुछ ऐसा पढ़ाओ फिजिक्स में कि वो जो क्लास 9-10 का बच्चा पढ़े ना, वो आपको स्टक हो गया ऐसे देखे, अरे भैया न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, अ बॉडी एट रेस्ट विल बी एट रेस्ट, अ बॉडी इन मोशन विल बी इन मोशन। आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ऑफिस गए काम कराने, बाबू आपकी तरफ देख ही नहीं रहा, आपकी फाइल नहीं देख रहा है, आपको न्यूटन का पहला लॉ याद आ गया कि बॉडी एट रेस्ट विल बी एट रेस्ट। आपने 2 बड़ी बड़ी चॉकलेट फाइल पे रख दी, बाबू ने चॉकलेट की तरफ देखा, फोर्स अप्लाई किया ना आपने। चॉकलेट कुछ भी हो सकती है, ये है क्रिएटिविटी। इन स्पाइट ऑफ थिंकिंग ओनली अबाउट एम्प्लॉयमेंट, आप कुछ क्रिएटिव भी तो करो, आप कुछ पैदा भी तो करो। इस देश के युवा को एक चीज बता दी गई है, नौकरी नहीं मिलेगी तो तुम्हारी शादी नहीं होगी। अरे नौकरी से शादियां होती हैं, आज डाइवोर्स भी तो इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि सारी शादी हो गई नौकरी से। शादियां व्यक्ति से होती हैं, शक्ति से होती हैं। तो इस देश के माहौल को बदलना होगा। वो बिग बॉस देखना कोई बुरी बात नहीं है, कभी कभी देख भी लेना चाहिए, बड़ा ड्रामा होता है, ड्रामा एंजॉयमेंट है ना, तो वो हमें भी पता होता है, तो देखना चाहिए, किसी चीज़ का ऐसा नहीं है, करना चाहिए। लेकिन अगर हमें बिग बॉस से वो लॉबी को हटानी है या मूवी से हटानी है, सीरीज से हटानी है, तो हमें उसको ये बताना होगा कि भैया देखो तुम कुछ क्रिएटिव करो, कुछ एक छोटा सा इंस्टेंस में बता दो। 1853 में जापान गुलाम हो गया, पहला काम उन्होंने किया जैसे वो गुलाम हुए, 1757 में हम गुलाम हुए, 1857 तक हमें पता ही नहीं चला कि हम गुलाम हैं। यूज्ड टू हो गया ना वो। गांधी जी को 1920 में जब उन्होंने कहा स्वराज, लोगों ने पूछा क्या, अरे बोले सेल्फ राइट, आजादी। अरे लोगों ने कहा भैया हम तो आजाद हैं, हमारे 13 बच्चे, हमें किसी ने रोका ही नहीं। 1920 के आदमी को भारत में पता ही नहीं था कि वो आजाद नहीं है। 1920 अरब गुलाम हुआ, आज तक गुलाम है, पता ही नहीं इनको, कहते हैं हमें यहूदी परेशान कर रहे हैं। लेकिन 1853 में जापान गुलाम हुआ, जैसे ही गुलाम हुआ उन्होंने एक डेलीगेशन भेजा वेस्ट को, यामागाता डेलीगेशन, यामागाता वहाँ का समुराई था, तो डेलीगेशन भेजा। वो डेलीगेशन 14 साल वेस्ट में रहा, उन्होंने भेजा, कहा जाओ पता करो कि हम कमज़ोर क्यों हैं। और 14 साल बाद जब वो लोग वहाँ से लौट कर आए, डेलीगेशन लौट कर आए, तो उसने कहा साहब उनका एजुकेशन सिस्टम बड़ा ज़बरदस्त है साहब। बोले कैसा है, बोले रैशनलिज्म और ह्यूमनिज्म पे बेस्ड है सर। तो इस देश को, जहाँ से हमने क्वेश्चन शुरू किया था कि अगले 10 साल भारत में पहले क्या करना है, एजुकेशन को अप्लाइड करना है, लड़के के दिमाग को जिंदा करना है, परसेंटेज से हटाकर उसको पर्सनैलिटी पे लाना है। जो लड़का 25 साल में डिप्रेशन का शिकार है, वो 98.2% लेके क्या करेगा? okay. बताओ। एजुकेशन, फिर इकॉनमी। अब एजुकेशन इकॉनमी इंप्रूव होगी, ह्यूमन रिसोर्स आपका बढ़िया होगा, आपके पास क्रिएटिव माइंड्स होंगे। हम क्यों हायर करेंगे एडवाइजर्स बाहर से? इंडिया को डेलीगेशन बाहर से आता बताने के लिए कि साहब आप अपनी सड़कें ऐसे बनाओ। हमारे बच्चे बचाने वाले नहीं है, लेकिन हमने उन्हें क्रिएटिव नहीं बनाया। यहाँ का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा लड़का यूएस जा रहा है, जर्मनी जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि उसे इज्जत नहीं मिल रही है। तो तीसरा काम हमें करना है, गुड गवर्नेंस बनानी है। कि अगर रणवीर 1 करोड़ रुपए टैक्स दे रहा है इंडियन गवर्नमेंट को, तो उसे लगे कि नहीं यार, गवर्नमेंट बॉदर्स अबाउट मी। और अगले 10 साल में मेड इन इंडिया, इंडिया से लेकर दुबई से लेकर बर्लिन से लेकर अमेरिका, हर जगह, कि जैसे कभी मेड इन ब्रिटेन था, मेड इन
यूएस था, मेड इन चाइना था, अब मेड इन इंडिया होना चाहिए। तो अगर हम इन 4-5 पैरामीटर्स पे काम करेंगे तो अगला 10 साल हमारा होगा। ये कन्वर्सेशन जितनी अभी हमने सुनी है, तो अगर आज के टाइम में इसे देखूं तो भाई ये सारी वो चीज़ें हैं जो हमें जो है अपने लोगों में जो है वो नज़र आती हैं कि यानी कि बीच में से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लोग मेहनत करते हैं और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मेहनत नहीं करते, सिर्फ अपने जो किस्मत होती है उस पर सिर्फ यकीन करके बैठे रहते हैं। मैं कहूँगी कि ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं मेजॉरिटी में, और मैं सीरियसली ये बात बोलूँगी, अब मुझे ये एक मेजर डिफरेंस नज़र आता है इंडिया और पाकिस्तान के लोगों में। हालांकि जैसे अवध सर ने बोला भी कि इंडियन लोग बहुत ज़्यादा मासूम हैं और उनको इतना मतलब उनको लॉजिक दे दो उसके बाद वो उस चीज़ को मान लेते हैं। बट पाकिस्तान में तो प्रॉब्लम ये, इनको लॉजिक भी समझ में नहीं आता, मतलब कोई लॉजिक देता ही नहीं है। सो मुझे ये चीज़ बड़ी एक दोनों कंट्री के लोगों में एक फ़र्क नज़र आता है कि यहाँ पर लोग ना एक पर्सनल ग्रोथ नहीं करते। हाँ। और जहाँ तक हाँ ये मैं ज़रूर बोलूँगी कुछ सिचुएशन में ना, और मैंने ऐसी लाइव एग्जांपल्स देखी हैं, मैं बहुत सारे लोगों को ऐसे जानती हूँ जिनके लिए ये एक बड़ी नेमत बन जाता है भाई कि हमें तो पता ही नहीं है, हमें तो समझ ही नहीं आती, हमें इतना सोचना ही नहीं आता, हमारे माइंड उस तक पहुँचते ही नहीं है। तो जो समटाइम्स होता है कि जब आप चीज़ें ज़्यादा जानना शुरू हो जाते हो ना, तो ऑब्वियसली आप कॉन्शियस होते हो और आपको समटाइम्स वो चीज़ें रेस्टलेस भी करती हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं पर वो इतना ज़्यादा गाइड करती हैं कि मुझे लगता है कि वो आपको और ज़्यादा मैच्योर बनाना शुरू हो जाती हैं। वो आपको दूसरों से इसलिए डिफरेंट करती हैं क्योंकि आप ज़िंदगी की हकीकत को और जो सिचुएशन है उसकी हकीकत को समझना शुरू हो जाते हो। फिर आपके लिए चाहे वो पॉलिटिक्स है या कोई भी और सिचुएशन है, मुझे लगता है कि ना फिर लोगों का आपको पागल बनाना थोड़ा आप उसमें कमी आ जाती है। यार देखें, आप जो है ना लोगों के माइंड से जब खेलते हैं ना, ठीक है ना, तो आपको ना बड़ी तरह की चीज़ों का जो है वो आइडिया होता है, क्योंकि जिन लोगों को माइंड रीडिंग आती है वो अगले बंदे के ना मुंह से जो अल्फाज निकल रहे होते हैं ना, उससे ही पहचान लेते हैं कि यार ये बंदा जो है ना कितना काबिल है। ठीक है। और ऑन दी अदर साइड मैं यहाँ पर बात करूँ, इंडिया में तो फिर भी आपको एजुकेशन सिस्टम काफ़ी ज़्यादा अच्छा नज़र आता है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम जो है वो वही जो चीज़ें रटी रटाई हैं या डिस्टॉर्ट की हुई हैं वही आपको जो है वो देखने को मिलती है। लेकिन जो है यहाँ पर लोग, मैं कहता हूँ कि भाई आज के टाइम में भी जैसे सोशल मीडिया है, ठीक है ना, हर चीज़ आपको इंटरनेट पर अवेलेबल है, नॉलेज है, भंडार है आपके पास नॉलेज का, लोग जो है उस तक एक्सेस नहीं करते। लोगों को वही जो अवधूजा सर की बात करूं कि क्या नाम लेते, दो लोग जो है समंदर किनारे लग रहे हैं ना, बाकी पास खड़े होकर एक तमाशा देख रहे हैं कि भाई ये एक दूसरे को चपेड़े मारें, एक दूसरे को मुक्के शुक्के मारें, तो हम ज़रा एंटरटेन हो जाएं। तो यहाँ पर आपको जो है ये मेंटालिटी मिलती है, यहाँ पर आपको ये मेंटालिटी नहीं मिलती कि भाई मेहनत करनी है, हमने ज़िंदगी में कुछ करना है, अगर हम ज़िंदगी में फेल हो गए हम कुछ सीखें। हम उस फेलियर में भी ना एक विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं। देखो, मैं बिल्कुल जो एजुकेशन सिस्टम है ना उसकी तरफ ज़रूर आना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले मैं मेहनत वाला एक पॉइंट जो है वो डिस्कस करना चाहूँगी। यहाँ पर मैं मेजॉरिटी लोगों को देखती हूँ, बच्चों को, यूथ को देखती हूँ, उनमें मुझे मेहनत वाला तो कोई एलिमेंट नज़र नहीं आता। हाँ, मैंने ये ज़रूर देखा जो ओल्ड जनरेशन थी, मतलब अगर हम लोग अपने बाप दादा को देखें, उनको इतना एक्सपोजर नहीं था या वो लोग इतना पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो मेहनती बहुत ज़्यादा थे। ठीक है। जो उनका ड्रॉबैक मुझे नज़र आता है वो ये कि उनको अवेयरनेस नहीं थी, उनको प्रॉपर एक एजुकेशन नहीं मिली, उनको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं मिला, लेकिन उनमें हमें एक मेहनत नजर आती है। और आज के टाइम के जो बच्चे हैं इनके पास हर सहूलत जो है वो अवेलेबल है, लेकिन वो उसको यूटिलाइज नहीं करते। तो फिर जिस तरीके से अवध सर ने बीच में सदगुरु की भी बात की कि जिस तरह से उन्होंने अपनी बेटी की एक पर्सनैलिटी बनाई है, ठीक है ना, उसको निखारा है। अगर हम लोग ग्रेड्स की बजाय पर्सनैलिटी और जो पर्सनल ग्रोथ है उस पर फोकस करें घर से, तो मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बेहतर होंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होती हैं। मेहनत पाकिस्तान में ऑनेस्टली बोलूँ तो लोग ना तो मेहनत करना चाहते हैं, ना इनको इस तरह की कोई आदत डाली गई है। तो मुझे लगता है लीडरशिप का इसमें इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनके हाथ में पावर होती है और वो सबको लेकर चल रहे होते हैं। अब वो किस तरह से लेकर जाना चाहते हैं वो बहुत मैटर करता है। अभी जैसे बीच में चाइना की बात की, इंडिया की बात की, पाकिस्तान की बात की। सो अगर चाइना को अगर हम लोग देखें तो आज तक हम लोग ये सुनते हैं कि भाई जो स्किल डेवलपमेंट है
वहाँ पर उसके काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। ऑन द अदर साइड अगर आप पाकिस्तान में देखो, आपको क्या स्किल डेवलपमेंट मिलती है, ठीक है, अगर मैं गवर्नमेंट के लेवल पर भी देखूँ तो वो ही आपको क्या आ जाएगा, सिलाई कढ़ाई आ जाएगी, और इसके अलावा मतलब और दो चीज़ें से रवायती चीज़ें आ जाएंगी। बट आप मॉडर्न टाइम के अकॉर्डिंग कहाँ पर लोगों को उस तरह से स्किल मतलब इस ट्रेनिंग दे रहे हो कि वो इतने स्किल्ड हो जाएं कि वो आपकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकें? मैंने अगर गवर्नमेंट लेवल की बात करूं तो मैं यहाँ पर ये देखा है कि भाई गवर्नमेंट लेवल पे स्किल्ड प्रोग्राम्स जो हैं जो खासतौर पर आईटी से रिलेटेड हैं करवाए जाते हैं, लेकिन वहाँ पे भी एक बहुत बड़ा फ्लॉ जो है मुझे ये देखने को मिलता है कि भाई जो सिखाने वाले होते हैं ना, उन्हें खुद कोई इतनी ज़्यादा जो है जानकारी या नॉलेज जो है उस चीज़ का नहीं होता। वो वही टीचर जो बिल्कुल बेसिक चीज़ आप इंटरनेट से भी देख सकते हैं वही चीज़ आपको सिखा देते हैं, उसके बाद ख़त्म। चीज़ ये है कि आपने जो है एडवांस लेवल पर जो है लोगों को कैसे लेकर जाना है, क्योंकि जब तक हम सिर्फ बेसिक पे ही रहेंगे, हम एडवांस पे जाने की कोशिश नहीं करेंगे तो आपके जो है ना मसले जो है वो कभी हल नहीं हो सकते। इसमें कोई शक नहीं कि आपकी बुनियादें जो है स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन जो है इतना भी उस पर टाइम नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए कि आप जो है ना वहीं पर बैठे रह जाएं। बिल्कुल। और भाई मैं जो एजुकेशन सिस्टम है उसको लेकर पूछना चाहूँगी कि लाइक हमें तो वैसे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा लगता है। हाँ। और मतलब जैसे आप देखो कि इतने सारे ग्रेजुएट्स और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर जिस तरीके से पढ़ाया जाता है और जितना ज़्यादा फोकस किया जाता है, तो मैं बिल्कुल आप सब लोगों से ये पूछना चाहूँगी कि लाइक आप लोगों को क्या कमियाँ नज़र आती हैं या वो क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से ऐसा बोला जाता है कि जो इंडियन लाइक एजुकेशन सिस्टम है उसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि इम्प्रूवमेंट का जो एक मार्जिन रहता है ना वो तो हर जगह पर होता ही है। लेकिन मुझे लगता है कि मतलब जैसे अगर हम लोग पाकिस्तान में बैठकर देखते हैं, हम बहुत सारे इंडियंस को देखते हैं, हमें बहुत ज़्यादा जो बातें हैं और इवन के क्रिएटिविटी की बात करें तो हमें इंडियन क्रिएटिविटी बहुत पसंद भी आती है। सो इस मुद्दे पर भी मैं आप लोगों से ज़रूर पूछना चाहूँगी। और फिर उसके बाद भी बीच में जो रशिया यूक्रेन को लेकर और इसराइल को लेकर जो बात की गई और जो जियो पॉलिटिक्स को लेकर बात की कि ज्योग्राफी भी जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे लिए काफ़ी नहीं है कि वाकई में एक ऐसी जगह पर बैठकर आपका होल्ड होता है तो ये चीज़ें कितना ज़्यादा मैटर करती हैं। देखें जो बीच में अमेरिकन एम्पायर की बात की गई है ना, बेशक अमेरिका जो है वो एक कंट्री है जो कि हमसे कोसों मील दूर है, ठीक है ना, लेकिन देखने वाली चीज़ ये है कि उसे कोसों मील दूर बैठ के भी जो है किस तरह पूरी दुनिया को कंट्रोल किया हुआ है, कैसे वो चीज़ों को जो है अपने मुताबिक जो है हमने ये हालांकि चीज़ बहुत बार देखा भी है कि कुछ भी करना पड़े, किसी भी हद तक जाना पड़े, अगर अमेरिका ने किसी कंट्री को अपनी तरफ डाइवर्ट करना है ना वो कर ही लेता है। बिल्कुल सिचुएशंस ऐसी क्रिएट कर देता है। बाकी ब्रेन ड्रेन की बात करें तो ये तो हम लोग भी यहाँ पर मानते हैं कि जो अच्छे ब्रेन्स होते हैं वो वाकई में यहाँ से मूव ऑन कर जाते हैं और उसकी रीज़न कहीं ना कहीं पर यही होती है कि उनको उनके स्टेटस के मुताबिक ना तो मतलब एक रिस्पेक्ट दी जाती है, ना उस तरह से सैलरी दी जाती है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपकी एक लाइफस्टाइल जिसके लिए इंसान इतना मेहनत कर रहा होता है। और समटाइम्स पॉलिटिकल एंगल भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। हम अक्सर जो है इस तरह की चीज़ें भी देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है ना इस वजह से भी छोड़ के चले जाते हैं मुल्क को। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा लॉस है हमारी कंट्रीज़ के लिए, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि पूरी जो मतलब कंट्री है उसमें कोई भी ऐसा इस काबिल नहीं है कि जो कंट्री की बेटरमेंट के लिए काम नहीं करता। बट इन सब चीज़ों के साथ साथ मुझे लगता है कि वाकई में एक ना स्पिरिचुअल एंगल बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, कि हम लोगों को बताया जाए कि एक आपने अपने मेंटल हेल्थ के लिए, अपनी मेंटल ग्रोथ के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने हैं। क्योंकि मैं ये ज़रूर देखती हूँ कि हम लोग मटेरियल वर्ल्ड में या मटेरियल चीज़ों को हासिल करने के लिए चाहे जितनी मर्जी कोशिश करते रहें, लेकिन एक वो जो पीस हमारे अंदर होता है ना वो मिसिंग होता है। और बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, टेंशन में रहते हैं और बहुत यंग एज में रहते हैं। इनफैक्ट आज के मैं जैसे जेनजीज की बात कर रहा हूँ जो कि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं दिखाना चाहते, वो लोग इसी वजह से डिप्रेशन में रहते हैं क्योंकि उनको कुछ करना नहीं है बट उनको चाहिए सब कुछ। तो ये चीज़ें भी मुझे लगता है कि इंसान के ना वक्त के साथ साथ हम लोगों को, बड़ों को अब ये चीज़ चाहिए कि बच्चों को ये चीज़ कन्वे करे। ऑल्दो ये टफ है क्योंकि आपको बड़ा ना एक जवाब मिल जाता है कि भाई आप थोड़े ओल्ड फैशन्ड हैं। सो मुझे लगता है फिर भी कोशिश करते रहना चाहिए और ऐसे इंटेलेक्चुअल्स को सुनना चाहिए। बड़ा मज़ा आता है ऐसे सेशन सुनने का, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बाकी आप ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में आपकी क्या ओपिनियन है। नेक्स्ट एपिसोड जो है वो हम लोग अब कल देखेंगे और इसी के साथ हमें ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।